घड़ी में बज चुके हैं 9 और वक्त हो चला है न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम 9 बजे 9 रिपोर्टर का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। देखिए हमारे साथ 9 संवाददाता जुड़ेंगे जो आपको हर वक्त की इस वक्त की जो तमाम बड़ी अहम खबरें हैं उस पर नजर बना के रखेंगे। देखिए और अब जब बात करें हम अहम खबरों की तो लोकतंत्र में रहकर चुनाव से अहम और क्या हो सकता है। जी हाँ, तो आज हमारे संवाददाता आपको महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव और उत्तराखंड, यूपी सहित तमाम राज्यों के उपचुनाव पर जानकारी देंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुभम पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे, हैदर अली का रुख करेंगे जो कि गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे, राहुल भदौरिया भी होंगे कानपुर से, प्रमोद झा होंगे मैनपुरी से, विकास मिश्रा भी प्रयागराज से मौजूद होंगे। इसके अलावा पवन अग्रवाल मुजफ्फरनगर से हमारे साथ मौजूद होंगे, अनंत कुशवाहा अंबेडकर नगर से हमारे साथ जुड़ेंगे, जीतन कुमार देवघर से होंगे, अनिल पांडे होंगे धनबाद से। तो फिलहाल देखिए महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त जारी है। महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान है। मतदान में कई राज्यों के उपचुनाव भी हो रहे हैं। 9 आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसके अलावा बिहार, कर्नाटका, पंजाब में वोटिंग जारी है। उत्तराखंड में केदारनाथ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो फिलहाल देखिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 288 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चलिए 4 तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे किस तरीके से सभी आमो खास अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल 4 तस्वीरों में तमाम बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। देखिए अल सुबह जिन्होंने मतदान का इस्तेमाल किया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट कास्ट किया। राज्यपाल महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन ने भी वोट कास्ट किया। इसके अलावा डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजित पवार ने भी वोट कास्ट किया और लोगों से अपील की कि घरों से बाहर जरूर निकलिए। देखिए चिन्ह भी दिखा रहे हैं अपनी उंगली पे जिस तरीके से उन्होंने वोट कास्ट किया। इसके अलावा मुंबई में बीजेपी के अध्यक्ष ने भी वोट कास्ट किया, आशीष शेलार ने भी वोट कास्ट किया है। तो तमाम दिग्गज जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी घरों से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। तो फिलहाल 4 तस्वीरें बेहद खास है। देखिए लोकतंत्र का ये महाउत्सव है। 5 साल के बाद मौका मिलता है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का, इसको जाया ना जाने दें और लोकतंत्र के इस महाउत्सव में अपनी आहुति जरूर दें। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसे अपील भी न्यूज इंडिया कर रहा है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करिए, वोट कास्ट जरूर करिए, क्योंकि एक एक वोट बेहद खास होता है। एक वोट से सरकार बनती भी है, बिगड़ती भी है, तो इसलिए आपका एक मत बहुत अहमियत रखता है, बहुत मायने रखता है। तो महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोटिंग है, झारखंड की 38 सीटों पर वोटिंग। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड की 1 सीट पर उपचुनाव है। तमाम राज्यों में, चाहे वो कर्नाटका हो, बिहार हो, सभी जगह इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव चल रहे हैं। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव। तो कई मायनों में खास है चुनाव। तो फिलहाल देखिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। देखिए अब यदि हम महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं तो कुल विधानसभा सीटें आती हैं 288। कुल उम्मीदवारों का जिक्र किया जाए तो इस वक्त आपको बता दें 4136 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 2086 कुल वोटर्स हैं। 9 करोड़ 63 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
69,410 नए वोटर्स हैं। 69,23,199 वोटर्स हैं। 629 आपराधिक छवि के उम्मीदवार मैदान में किस्मत को आजमा रहे हैं। 412 पर हत्या और बलात्कार जैसे मामले दर्ज हैं। 50 उम्मीदवार महिलाओं से जुड़े अपराधों के आरोप में जेल में है। देखिए, बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिवसेना 81 पर है और एनसीपी का जिक्र किया जाए तो एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना यूबीटी 96 और एनसीपीएस 87 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और देखिए, अब सभी की ओर से, चाहे वह महायुति हो या महाविकास अघाड़ी हो, सबके अपने दावे हैं और इन दावों के साथ कहा जा रहा है कि सरकार किसकी बनेगी, सभी ईडी से चोटी का जोर लगाए हुए हैं। तो फिलहाल देखिए सभी आमो खास, और देखिए शरद पवार आपको नजर आ रहे होंगे। दिग्गज नेता शरद पवार, एनसीपी के वरिष्ठ चेहरा शरद पवार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद अजित पवार, जो कि उन्हीं के भतीजे, और अब पार्टी दो फाड़ हो चुकी है, सिंबल भी उन्हीं के खाते में है। डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र के इस वक्त अजित पवार। आज सुबह की तस्वीरें, और देखिए सभी हम बड़े बड़े नाम आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बिहार का जिक्र किया जाए तो यहाँ भी देखिए आप, हर जगह अपने मताधिकार का इस्तेमाल सभी कर रहे हैं। इस बीच जो अमित ठाकरे उम्मीदवार माहिम विधानसभा, उनका क्या कुछ कहना है, जरा जानिए। से ज़्यादा बाहर निकल के वोट कीजिए। नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ मांगने नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ ब्लेसिंग्स लेने आता हूँ, क्योंकि बहुत दिया है मुझे, इसलिए मैं सिर्फ ब्लेसिंग्स, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं, वो मुझे बिलीव है, पर लोगों का जो रिस्पांस रहा है वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए जो भगवान ने दिया है वो बहुत है, इसलिए मैं सिर्फ ब्लेसिंग्स मांगने आया। इधर बाबूलाल मरांडी बीजेपी नेता हैं, उनका क्या कुछ कहना है, जरा ये भी जानिए। प्रतिशत जीत के प्रति आश्वस्त है। 27 तारीख को जब मतगणना हो जाएगी और विधायक दल बैठेगी और इसके बाद आप सब लोगों को बुला करके बता दी जाएगी कौन मुख्यमंत्री होगा। देखिए, मतदाता की अपनी सोच होता है, लेकिन लोकतंत्र में दल के जो विधायक चुने जाते हैं वो तय करते हैं। जी देखिए, सभी आमो खास अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीशान सिद्दीकी नेता एनसीपी, उनका क्या कहना है, जरा ये भी जानिए। अकेले वोट करने आया हूँ, अपना नहीं है, अलग है, बट करना पड़ेगा जो भी है। मुझे पता है कि 5-7 में है। आज सुबह मैं कब्रिस्तान गया और उसके बाद उनकी शुरुआत की, और आज मैंने वोट किया, और मुझे लगता है सब युवाओं को, सब लोगों को वोट करना चाहिए। ये स्थान खाली है, बूम खाली कैसे शेखर बोल नागरी पंचा वर्षात आहे आणि अपेक्षा एकच आहे की प्रत्येक नागरिकांनी मतदानाचा हक्क हा बजावला पाहिजे। मध्यंतरी लोकसभेची निवडणूक झाली त्यावेळेला महाराष्ट्राचं मतदान 67% आसपास होतं आणि नॉर्थ ईस्टमधली लहान राज्य ही 70, 75, 80% सुद्धा पुढे गेली होती। महाराष्ट्रानं टक्केवारीमध्ये मागे राहणं हे अशोभनीय आहे आणि म्हणून माझं आव्हान आहे महाराष्ट्राच्या जनतेला की मतदानाचा हक्क कोणत्याही परिस्थितीत बजावा। तुम्हाला जी व्यक्ती, जो राजकीय पक्ष योग्य वाटत असेल त्याला तुम्ही आपलं मतदान द्या, पण मतदान करा। निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये अक्षरशः म्हणजे कुठे पैसे वाटताना कुणीतरी मोठा पदाधिकारी भारतीय जनता पक्षाचा आढळून येतो, कुठेतरी गाडीवरती हल्ला होतोय, जीवघेणे हल्ले होत आहेत, हे जे रूप आलेलं आहे, तर याला
म्हणजे कुठली यंत्रणा कुठेतरी कमी पडते असं म्हणायचं का? साधारणतः महाराष्ट्रात मतदान नेहमी शांत और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि दो राज्यों में न सिर्फ विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र झारखंड में, बल्कि इसके अलावा उपचुनाव भी हो रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो यदि महाराष्ट्र का सिनेरियो का जिक्र करते हैं तो जाहिर सी बात है महायुति और कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी, ये तमाम पार्टियां इस वक्त मैदान में। लेकिन अभी सिनेरियो क्या समझ में आ पा रहा है? क्योंकि बयानबाजी तो हमने बहुत सुनी, क्या बयानबाजी के ही दम पर मतदान हो रहा है या फिर जनता के मन में कुछ और है? पीयूष, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बयानबाजी अपनी जगह है और जनता अपनी जगह है, क्योंकि जनता है वो सब जानती है, कौन कितने पानी में है ये पहचानती है। और यही वजह है कि जनता जो है वो, आप पिछले कई चुनाव को देखिए, एक साइलेंट वोटर के तौर पर जनता ने काम किया। जनता ने उस सरकार को चुना जिस सरकार में जनता को हित दिखाई दिया, जनता को जहां पर विकास दिखाई दिया उस सरकार को उसने सत्ता में रखा, और जहां पर विकास नहीं दिखाई दिया उस सरकार को सत्ता से वंचित कर दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो बयानों का, तमाम ऐसे नारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है एक खास वर्ग पर। लेकिन सवाल जब आता है देश के विकास का, राज्य के विकास का, क्षेत्र के विकास का, तो जनता अपनी सहूलियत के अनुसार अपने कैंडिडेट्स का चयन करती है। जनता बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि मध्यावधि चुनाव का सामना उसे करना पड़े। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता जो जनादेश देने की कोशिश करती है, वो जनादेश ये होता है कि वो 5 साल तक उस व्यक्ति के हाथों में बागडोर सौंपे जो उसका विकास करे। और इसीलिए यह चुनाव की प्रक्रिया में आज का जो दिन है महाराष्ट्र के लिए और तमाम अन्य राज्य जैसे झारखंड की बात करूं या जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर खास है। और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव सबसे अधिक दिलचस्प इसलिए है क्योंकि लड़ाई अपनों से अपनों की है, या हम कहें तो एक तरह से महाभारत का ही वह युद्ध हमें सामने दिखाई दे रहा है, जहां कौरव और पांडव नजर आ रहे थे और कौरव पांडव दोनों ही अपने थे और अपने ही अपनों पर वार करते नजर आ रहे थे। अगर बात करूं तो अजीत पवार और शरद पवार की चाचा भतीजे हैं और दोनों एनसीपी का एक समय हिस्सा थे और अलग अलग दो फाड़ में एनसीपी हुई। एक एनसीपी शरद पवार गुट और दूसरा एनसीपी अजीत पवार गुट। तो वहीं पर मैं बात करूं तो शिवसेना, जहां पर एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट है और वहीं दूसरी तरफ शिंदे का गुट है। और शिवसेना और एनसीपी दोनों में अगर हम देखें तो शिवसेना तकरीबन 50 ऐसी सीटों पर एक दूसरे से आमने सामने है, तो वहीं एनसीपी 37 सीटों पर एक दूसरे से आमने सामने है। कुल मिलाकर मुकाबला दिलचस्प इसलिए है क्योंकि अपनों से अपनों का मुकाबला है और इस मुकाबले का सिकंदर जो होगा वो सत्ता के शिखर तक पहुंचेगा। जाहिर सी बात है पीयूष, आपने बिल्कुल ठीक कहा, चूंकि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है इसमें शिवसेना गुट भी बढ़ चुका है, 2 फाड़ हो गया है, एनसीपी गुट भी 2 फाड़ हो चुका है, इसीलिए ये चुनाव और भी खास हो जाता है। इस बीच हमें देख पाते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपने देखा होगा किस तरीके से वोटर्स ने अपनी भूमिका को निर्वहन किया था, या फिर हाल ही में जो हरियाणा में उपचुनाव हुआ, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, उसको भी हम देख लें तो कहीं ना कहीं ये देख पाते हैं कि साइलेंट वोटर जो होते हैं वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। आपको याद होगा किस तरीके से मीडिया ने भी दिखाया था कि कांग्रेस की बढ़त है, कांग्रेस हरियाणा में चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि साइलेंट वोटर जो हैं वो अब किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं, यानी कि वो चाहे तो सरकार बना भी सकते हैं, चाहे तो सरकार बिगाड़ भी सकते हैं, या बनी हुई सरकार जो है उसको भी कह सकते हैं कि यदि वो अपने पे आ जाए तो इन तमाम चीज़ों को धता भी बता सकते हैं। तो साइलेंट वोटर्स का जो सिनेरियो समझ में आता है वो कुछ चुनावों से कुछ ऐसा ही नजर आता है। पीयूष, बिल्कुल, मैंने इसीलिए जिक्र किया कि साइलेंट वोटर सबसे बड़ी कड़ी होंगे, सबसे बड़ी अहम कड़ी होंगे इस चुनाव की। उनका रुख क्या होगा ये बता पाना अभी तो मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि जो साइलेंट वोटर होते हैं वो क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, राज्य के डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए आगे आते हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं कहूँ तो जिस तरह से प्रचंड लहर लोकसभा में दिखाई दे रही थी, लेकिन जो परिणाम
परिणाम आए वो उससे इतर थे। वहीं हरियाणा में मैं कहूं तो कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही थी, परिणाम आए तो इससे इतर थे। तो कुल मिलाकर ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सत्ता के शीर्ष पे काबिज होगा अभी और कौन सत्ता से बाहर होगा, लेकिन एक चीज तो तय है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत सी चीजें नई देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अब जनता को चुनना है कौन सी असली शिवसेना है, जनता को चुनना है कौन सी असली एनसीपी है, जनता को चुनना है कहां पर विकास है। वही बात है कि देखा जाएगा बयानबाजी किस तरीके से की गई थी, क्या उन बयानबाजियों में इतना दम है। पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका।